मैं गजेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम इस सीरीज में 12th RBSC वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक क्रैश कोर्स टाइप का एक कोर्स लॉन्च किया है हमने, और उसकी शुरुआत की है हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने चला रखा है। पिछली क्लास में हमने सिंपल बेसिक बायोलॉजी की बात की थी, उसके बाद में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी। तो दोस्तों, अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में, कि जो मानव का श्वसन तंत्र होता है, मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, क्यों होता है। अपने अंदर जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है ना, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए गॉड ने या नेचर ने हमारे अंदर एक लीडर, एक सिस्टम बैठा रखा है, एक नेटवर्क बैठा रखा है। उसी का नाम है क्या? मानव का श्वसन तंत्र। अच्छा, वो काम क्या करता है, क्या क्या होता है उसमें, ये सब ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट कहाँ से होता है मानव का श्वसन तंत्र? अपने जो बाहरी नासा छिद्र है, ये दो नासा छिद्र यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर नासा कक्ष में जाएगा। नासा कक्ष से पीछे जा करके अपने अंदर गर्सनी होती है, गर्सनी के पीछे अंतः नासा छिद्र में खुलता है। अंतः नासा छिद्र से वो गर्सनी में आएगा, फिर वो लेरिंग्स में आता है। लेरिंग्स में आकर के फिर वो श्वास नली यानी ट्रेकिया खुलती है। फिर ट्रेकिया में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, अपूर्ण छल्ले होते हैं। फिर वो पांचवी वक्सीय कशेरुका पर जाकर के दो श्वसनियों में बट जाता है, और फिर वो फेफड़ों में प्रवेश करती है दोनों श्वसनियाँ। और श्वसनियाँ आगे जाकर के किस में विभाजित होगी? श्वसनिकाएँ, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं में विभाजित होगा। फिर वो प्रारंभिक और अंतस्थ श्वसनिकाओं में आगे और विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से मतलब वो कुपिका तक स्टार्ट चलता है। अब इसी तरीके से क्या क्या होगा वो सब अपन देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे बाहर कौन होता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र किस में खुलेगा बेटा? नासा गुहा में। किस में खुलेगा? नासा गुहा में। नासा गुहा किस में खुलती है? गर्सनी में। गर्सनी किस में खुलती? गर्सनी के आगे आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स खुलती है श्वास नली। श्वास नली को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया खुलती है फिर श्वसनी में। श्वसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या? ब्रोंकाई। हो सकता है हिंदी में मेरे नाम आगे पीछे हो सकते हैं, तो इंग्लिश का नाम ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये श्वास नली किस में खुलती है? ट्रेकिया किस में खुलती है? प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राथमिक श्वसनी, सेकेंडरी ब्रोंकाई या द्वितीयक श्वसनी, टर्सरी ब्रोंकाई या तृतीयक श्वसनी। अब ये तृतीयक श्वसनी किस में खुलती है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। अब इस श्वसनी से भी छोटी नलिकाएं आती है, उसको बोलेंगे इनिशियल, प्रारंभिक श्वसनिका। और ये प्रारंभिक श्वसनिका खुलती है अंतस्थ श्वसनिका में। अंतस्थ श्वसनिका खुलेगी श्वसन श्वसनिका में, और श्वसन श्वसनिका आगे खुलती है किसमें? कुपिकीय नलिका में। कुपिकीय नलिका से कुपिकीय गुहा आती है, और आखिर में हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? कुपिका पर। कहाँ पर? कुपिका में, जहाँ पर गैसीय विनिमय होता है। अब देखो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम को एडजस्ट किया है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसी डायग्राम से क्लियर हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में बांट दिया भाई। नासा छिद्र से लेकर के जो अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग है, नासा छिद्र से लेकर के मैंने इसको अंतस्थ श्वसनिका तक के भाग को क्या बोला है? कंडक्टिंग जोन या संवहन तंत्र। क्या बोला है बेटा? संवहन तंत्र। संवहन तंत्र कहते हैं नासा छिद्र से लेकर के अंतस्थ श्वसनिका तक के भाग को। अच्छा, फिर आगे कौन आता है? श्वसन श्वसनिका। और श्वसन श्वसनिका से लेकर के कुपिका तक के भाग को बोला जाता है क्या? विनिमय क्षेत्र। क्या बोला जाता है बेटा? विनिमय क्षेत्र। विनिमय यानी एक्सचेंज जोन। इसका मतलब यह है कि श्वसन श्वसनिका से लेकर के कुपिका तक का भाग है वो गैसीय विनिमय में सम्मिलित होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? विनिमय क्षेत्र। और यहाँ से यहाँ तक ये विनिमय में संचित नहीं और सम्मिलित नहीं होती है। नासा छिद्र से लेकर के अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग गैसों को लाने और ले जाने, सिर्फ स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आगे मैंने और ऐड की है कि मैंने अभी बताया ना भाई, श्वास नली होती है, अपने ट्रेकिया होती है, जो अपने गले में ट्रेकिया होती है, ये जाती है कहाँ तक? लंग्स तक जाती है। और लंग्स में मतलब पांचवी वक्सीय कशेरुका। अच्छा, अब आपको एक
ये डाउट आ रहा होगा कि सर वक्शीय कशेरुका तो कुछ रीढ़ की हड्डी का होता है, वो तुम आगे कैसे ला रहे हो? अरे बेटा, हम लेवल की बात कर रहे हैं कि 5वीं वक्शीय कशेरुका होगी ना, उसके लेवल पर, उसके बराबर लेवल पर आकर के ये श्वास नली है, ये 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? श्वसनियों में। ये ट्रेकिया किस में बढ़ जाएगी? ब्रोंकाई में। ये अभी अपन आगे डायग्राम बना करके भी देखेंगे, ठीक है। अपना वीडियो लगातार देखते रहना, अगर अच्छे से समझना है इस चीज़ को लास्ट तक देखना दोस्तों। अब ये ब्रोंकाई थी वो किस में खुलेगी? अब ब्रोंकाई अलग अलग ब्रोंकाई है, प्राथमिक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी है, तृतीयक श्वसनी है। फिर ये तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनिका और अंतस्थ श्वसनिका यानी और छोटी ब्रोंक्यूल्स, इसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल। क्या बोला जाता है बेटा? ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स। प्रारंभिक को बोला जाता है इनिशियल, अंतस्थ को बोला जाता है टर्मिनल। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर ये खुलती है श्वसन श्वसनिका में, श्वसन श्वसनिका से कुपिकीय नलिका से कुपिका में जाती है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेकिया होती है ना, इसके अंदर मैंने अभी बताया कि अपूर्ण उपास्थिल वलय होती है, सी आकृति के छल्ले होते हैं। कैसे? सी आकृति के छल्ले होते हैं। तो वो सी आकृति के छल्ले अच्छा क्या केवल ट्रेकिया में होते हैं? नहीं दोस्त, केवल ट्रेकिया में नहीं होते हैं, वो ट्रेकिया से स्टार्ट होते हैं और प्रारंभिक श्वसनिका तक छल्ले पाए जाते हैं। कहाँ तक? ट्रेकिया यानी श्वास नली से लेकर के प्रारंभिक श्वसनिका यानी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक ट्रेकिया सी आकृति के उपास्थिल छल्ले पाए जाते हैं, जो कि हाइलाइन उपास्थि से बने हुए होते हैं। तो हमने क्या ऐड किया यहाँ पर? पूर्ण उपास्थिल वलय उपस्थित होती है। कहाँ से? ये रेड वाला मैंने दिखा रखा है ना, अपूर्ण उपास्थिल वलय सम्मिलित होती है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण उपास्थिल वलय या छल्ले उपस्थित होते हैं। अब मैंने कहा कि ट्रेकिया से आगे 2 ब्रोंकाई बढ़ती है और वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसका मतलब फेफड़ों में ट्रेकिया के आगे कौन थी? प्राथमिक श्वसनी। ट्रेकिया के आगे कौन थी? प्राथमिक श्वसनी। बट ब्रोंकाई थी, ट्रेकिया थी, वो ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई आती है, और ब्रोंकाई जो प्राथमिक श्वसनी है वहां से लेकर के कुपिका तक का भाग किसका निर्माण करता है दोस्तों? फेफड़ों का निर्माण करता है। तो पूछे फेफड़ों का निर्माण या फेफड़ों के अंदर कौन कौन रहता है? क्या ट्रेकिया फेफड़ों में है? क्या नहीं है। फिर कौन है? प्राथमिक श्वसनी से लेकर के कुपिका तक का जो सारा माजरा है वो किस में आता है? वो आता है फेफड़ों में। ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर और ऐड कर रखी है। भाई नासा छिद्र होते हैं ना, नासा छिद्र क्या होते हैं, क्या वो काम है? भाई अपने ये नासा छिद्र है, इसके बाद में ये नासा गुहा है, नासा गुहा या नासा कक्ष बोल सकते हैं इसको। तो ये नासा गुहा है, ये नासा पट्ट पर, ये अपना जो ये है ना हड्डी सी अपनी, इसको बोलते हैं नासा पट्ट। तो ये नासा गुहा है, वो नासा पट्ट के द्वारा, किसके द्वारा? नासा पट्ट के द्वारा 2 भागों में बंटता है। इसमें उपस्थित श्लेष्मा ग्रीवा ग्रंथि, इस नासा गुहा में जो श्लेष्मा ग्रीवा ग्रंथियां होती है वो क्या स्रावित करती है? श्लेष्मा स्रावित करती है। और यही श्लेष्मा होती है जो फेफड़ों में जाने वाली वायु को नम बनाती है। क्या बनाती है? फेफड़ों में जाने वाली वायु को नम बनाती है, तथा जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी धूल के कण है, उन सब को रोकने का कार्य भी ये श्लेष्मा ही करती है। इसको देसी भाषा में तो क्या बोलते हैं आपको पता है ही है, जिसको आप बाहर निकालते रहते हो। अब ये जो धूल, और एक चीज हो रही है, नासा कक्ष है, ये अंतःश्वसित वायु को शारीरिक ताप पर लाता है। दोस्तों अंतःश्वसित वायु है, क्या वो अपने शरीर के तापमान के बराबर उसका तापमान थोड़ी रहता है? कम होता है वो, चाहे ज़्यादा होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना जो ये नाक है, अपना जो नासा कक्ष है, ये जो हवा होती है जो हम अंदर ले रहे हैं उसको शारीरिक ताप के बराबर लेकर आएगा। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं किसकी? घर्षणी की। आगे कौन आता है? घर्षणी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेरिंग्स। तो ये भोजन तथा वायु का सामान्य मार्ग है, मतलब ये वो मार्ग है जिसे नासा मार्ग से वायु आती है और मुंह से भोजन जाता है। आगे डायग्राम में और क्लियर हो जाएगी। तो यह
भोजन तथा वायु का कॉमन पथ इसको कहा जाता है। प्रश्न आता है भोजन तथा वायु का कॉमन पथ कौन है, तो आपको टिक क्या करना है, घर्षणी। ठीक है, फिर आता है लेरिंग्स। तो लेरिंग्स पूर्णतया उपास्थियों से बनी संरचना है। क्या, पूर्णतया उपास्थियों से बनी संरचना है। इसमें 6 प्रकार की कुल 9 उपास्थियां पाई जाती है। कितनी, 6 प्रकार की कुल 9 उपास्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी उपास्थियां पाई जाती है वो अभी हम चर्चा करेंगे, एक बार नाम जरूर लिखेंगे। आपको समझ में आई क्या ये बात? अरे बोलो ये सुन लो, अरे समझ में आ रहा है ना कुछ? चलो एक बार इसको अच्छे से प्यारे से स्क्रीनशॉट में अपना सजा लो इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे किसकी भाई, जो ये 6 प्रकार की 9 उपास्थियां, कईयों को तो ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 6 और 9 का क्या लफड़ा है। अरे बेटा वो प्रकार है, जैसे 3 प्रकार की उपास्थि होती है जो कि युग्मित होगी, जो कि डबल होगी, संख्या में 2 होगी, और 3 प्रकार की उपास्थि ऐसी होगी जो संख्या में 1 होगी। इसलिए इसको बोला जाता है 6 प्रकार की कुल 9 उपास्थियां किसमें होती है, लेरिंग्स में। अच्छा, कौन कौन सी उपास्थि होती है उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। 6 प्रकार की कौन कौन सी उपास्थि है, जैसे कि तो अपने लेरिंग्स में 6 प्रकार की उपास्थियां है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की उपास्थियां है। कौन कौन सी है, कौन कौन सी, ध्यान से देखना। क्रिकोइड, थायराइड, हिंदी में लिख देता हूं, थायराइड, क्रिकोइड, एरेटिनोइड, थायराइड, क्रिकोइड, एरेटिनोइड, सेंटोरिनी, क्यूनिफॉर्म, और एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 प्रकार की उपास्थियां है जो कि संख्या में 9 होती है। अच्छा, संख्या में 9 कैसे कैसे होगी, कौन सी 2 होती है और कौन सी 1 होती है, तो सेंटोरिनी 2, एरेटिनोइड 2, क्यूनिफॉर्म 2, एपिग्लोटिस 1, क्रिकोइड 1, थायराइड 1। ये संख्या है, लिख लो भाई। ये 6 प्रकार की कुल 9 उपास्थियां होती है। कितनी उपास्थियां होती है बेटा, कुल 9 उपास्थियां होती है। लिख लो एक बार, लिख लिया दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं अपन। लेरिंग्स की बात हो गई, अब बात करेंगे हम ट्रेकिया की। ट्रेकिया बोले तो श्वास नली, किसकी, श्वास नली। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेकिया। क्या लिखना है इसके अंतर्गत, देखो बेटा, ट्रेकिया अपने लेरिंग्स के नीचे से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 5वीं वक्सीय कशेरुका तक। और इसमें सी आकृति के अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। कौन से, अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। और यह
पांचवी वक्सीय कशेरुका, कौन सी कशेरुका? वक्सीय, पांचवी वक्सीय कशेरुका पर ना लिख करके लिख लेना। पांचवी वक्सीय कशेरुका के स्तर पर, उस लेवल पर, स्तर पर जाकर दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे। श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। अच्छा, जो सी आकार के अपूर्ण छल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होता है? देखो, हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं, और दूसरी चीज़ ये पीछे से अपूर्ण होते हैं, ताकि अपने सामने से मान लो ये ट्रेकिया है और इसके पीछे है कौन? इसोफेगस यानी गर्सिका। सामने श्वास ने लिए तो पीछे गर्सिका है, तो गर्सिका में से जब हम भोजन लेते हैं तब भी आसानी रहती है। दूसरी चीज़, जो बलपूर्वक हम अंतःश्वसन करते हैं या बलपूर्वक श्वसन करते हैं, तो बलपूर्वक संवातन के दौरान इसका फैलना ज़रूरी है। अगर ये यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली हो जाएगा पैक, तो क्या फैल पाएगा कि नहीं फैल पाएगा ना, इसलिए वो अपूर्ण रहता है ताकि वो फैल पाए। इस टाइप से रहता है, इस टाइप से सी आकृति के छल्ले बने हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया श्वसनी में जाएगी, तो श्वसनी में जाएगी तो यहीं से बेटा किसकी शुरुआत होती है? लंग्स की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? लंग्स की। चलिए दोस्तों, फेफड़ा और डायफ्राम हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद में हम जो कैपेसिटी और वॉल्यूम्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में 12th RBSC वाले बच्चों के लिए 12th तो राजस्थान बोर्ड की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक श्वसनीय आयतन और क्षमताएं, और एक ये डायफ्राम और ये फेफड़ा है, लंग्स है। तो ये पोर्शन बचा हुआ है, मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी 2 क्लास का मैटर और बचा हुआ आपका, फिर चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।